हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग सलाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि आपके साथ फिर एक बार मैं हाज़िर हो पा रही हूँ इस लाइव के साथ। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया। साथ साथ वादा ये भी करना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी पहले से बेहतर। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवाब साहब। नवाब कह रहे हैं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं। नवाब बामन कह रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं। आफरीन शेख मेंबर हैं हमारी, जुड़ गई हैं और कह रही हैं कि शी इज़ विशिंग मी गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड शी सेइंग यू आर करेजियस। बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए, इन तमाम दुआओं के लिए। शायद आपकी दुआएं ही हैं आफरीन, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ, अच्छी जिस्मानी सेहत, अच्छी ज़हनी सेहत। और जय भारत कह रहे हैं हमारे दूसरे मित्र हैं, पवन कुमार हैं, नमस्ते कह रहे हैं। आप तमाम लोगों को कुछ मिनट तक मैं ग्रीट करती हूँ और फिर मैं आपको दावत देती हूँ। आई इनवाइट यू कि आपकी नज़र में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं 2026 के लिए, वो आप मुझे बताइए। और मैं भी आपके साथ ये चर्चा करना चाहती हूँ कि मैं क्या समझती हूँ, मेरी नज़र में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो 2026 में छाए रहेंगे। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो पोस्टर आपने देखा इस अनाउंसमेंट का, वो ये था कि बता रहे हैं कि कुवैत से देख रहे हैं शफ़ी साहब। शुक्रिया शफ़ी साहब। आप कह रहे हैं कि पवन कह रहे हैं परस्पर भाईचारा चाहिए, तो मैं दो सवाल आपके सामने यहाँ उठाना चाहती हूँ। पहला सवाल ये है कि हम अपनी सरकार को किस तरह से ज़्यादा जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बना सकते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। आपकी नज़र में जो आम जनता है वो क्या समझती है, किस तरह से पत्रकार और आम जनता हमारी सरकारों को ज़्यादा जवाबदेह बना सकते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। और एक और साहब आ गए, वो भी कह रहे हैं, वो भी एएमयू से हैं। मैं सबके सबके मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करूंगी, उसके लिए भी वक्त लूंगी मैं, और आप सभी के मैसेजेस पढ़ूंगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं सरकार को किस तरह से अकाउंटेबल, किस तरह से जवाबदेह बना जाए, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे समाज को कैसे संवेदनशील बनाया जाए, ये मेरा दूसरा सवाल होगा। यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है सीधे तौर पर कि आप सोचिए 2025 कैसा साल बताऊं मैं, मुझे बताइए आपके लिए रहा कैसा ये साल। एक पत्रकार के तौर पर मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी बात ये हुई कि पहली बार मैंने अपने ऊपर इतना विश्वास जाहिर किया कि मैं एक नया चैनल, नया प्लेटफॉर्म लेकर आप सबके सामने यहाँ हाजिर हुई हूँ। तो ये एक बड़ी बात है। इससे मुझे एक इमेंस प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मुझे हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक ताने बाने के हिसाब से देखूं, मैं भारत के लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से मैं देखूं, तो एक तरह का खूंखार साल था ये। और सबसे ज़्यादा बदतरीन था इस साल का सबसे आखिरी हफ्ता। आप ये सोचिए कि पूरी जो संरचना है, पूरा जो तस्वुर है एक स्टेट का, कि हमें एक सरकार क्यों चाहिए, हमें बॉर्डर्स क्यों चाहिए, हम क्यों ये समझते हैं कि हमारे लिए यानी इंसान के लिए अहम है कि वो एक तरह के भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है उसमें रहे, एक भौगोलिक स्ट्रक्चर में रहे जहाँ एक चुनी हुई सरकार हो, जहाँ पुलिस हो, अदालतें हो, मीडिया हो। इस सब का मकसद ये है कि सोसाइटी में, समाज में एक तरह की समरसता हो और एक तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक सुरक्षा हो। इसलिए हमारे देश में सेनाएं हैं, सेनाओं के अलावा अदालत है, पुलिस है, सरकार है, मंत्रियों का अपना काम है, हर इलाके का अपना सांसद होता है, विधायक होता है, काउंसलर होता है म्यूनिसपैलिटी का। और इसके अलावा आप देखिए गांव के स्तर पे भी नेता होते हैं, यानी मुखिया होता है, और उसके अलावा और भी जो लोग होते हैं गांव के स्तर पर अलग अलग, वो भी होता है जो गांव का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। वो इसलिए होते हैं कि समाज बेहतर रूप से काम कर सके। लेकिन अगर एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के मानने वाले लोगों को इस तरह से खुला हैंड दे दिया जाए कि वो जो चाहें कर सकते हैं, तो ऐसे में ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा जो मैंने कहा इमेजिनेशन है, पूरा तस्वुर है एक स्टेट का, वो हमारे सामने बिल्कुल धराशायी हो जाता है।
मैं कुछ कमेंट्स मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस स्पेसिफिक 2 सवालों का आप जवाब दीजिए और साथ-साथ अपनी चिंताएँ, जैसे मैंने कहा कि ये ओपन प्लेटफ़ॉर्म है। जो मन करे वो कहिए, जो मन करे वो सुनिए और जैसी बात कहनी चाहें आप कहिए। ज़ाहिर है तहज़ीब के दायरे में, सभ्यता के दायरे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी बात आप रखें। देश में कितनी आज़ादी है, बोलने की कितनी आज़ादी है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कम से कम मेरा ये प्लेटफॉर्म तो आपके लिए है, पूरी तरह से आज़ाद है। जो चाहिए कहिए, तहज़ीब के दायरे में, जैसे मैंने कहा। लेकिन जो आप कहना चाहें कहिए, जो सवाल मुझसे पूछना चाहें आप पूछिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये 2 सवालों पे ज़रूर आप सोचिए और इन 2 सवालों के मैं जवाब पढ़ के सुनाना भी चाहती हूँ यहाँ पर, ताकि एक दर्शक जो बात कह रहे हैं वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। पवन कुमार का पहला मैसेज मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में जो फ़र्क है वो मिटना चाहिए। इसके बाद महबूब अहमद कह रहे हैं, सिस्टर एक बात मैं बोलूँगा, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। बहुत प्यारी आपकी बात है और मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो आज भी उम्मीद की नज़र से देखते हैं। यहाँ पर केसीएम नाम से ये हमारे दर्शक हैं। इनका लंबा मैसेज है, ये मैं पढ़ के सुना चाहती हूँ। केसीएम कह रहे हैं, आरफा जी, अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया नेवर स्पीक अबाउट बिगेस्ट इलीगल एंड fraudulent business of life insurance business in which government, big capitalist and regular IRDA are involved in this fraud। बिल्कुल सही बात है आपकी और इस मुद्दे को कई बार हम उठाते भी रहे हैं और इस मुद्दे में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूरी जो लॉबीज़ होती हैं, आप देखिए भारत में तो फिर भी इतनी बुरी हाल नहीं है जितना बुरा हाल है यूनाइटेड स्टेट्स में। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़ा देश, वहाँ इंश्योरेंस कंपनियाँ, फार्मा कंपनियाँ और ऑटोमोबाइल कंपनियाँ, इन सब ने पूरे देश पे कब्जा कर रखा है। पूरी लॉबीज़ ही इस देश को चलाती हैं और वैसा ही कुछ मॉडल हमारे देश में भी अपनाना चाहते हैं। और वाकई बात सच है कि आम जो नागरिक है उसकी जागरूकता से ये बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा अब बाकी लोग जो बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कुछ ट्रोल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं और आज के दिन मैं बुरा नहीं मानूंगी। आज 2025 का आखिरी दिन है। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ एक जिसे कहा जाता है एक ऑलिव लीफ के ज़रिए। मैं एक संधि, एक समझौता आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ कि अगर आप तहज़ीब से बात करेंगे तो मुझे ट्रोल्स के भी सवाल लेने से परहेज़ नहीं है। अगर आप सभ्यता, संस्कृति, तहज़ीब के दायरे में मुझसे बात करें, आज आप आज़ाद हैं। 31 दिसंबर 2025 के दिन आप पूरी तरह आज़ाद हैं, मुझसे जो चाहें सवाल पूछ लीजिए। नीरू मेहरा कह रहे हैं कि लव यू दीदी, आपकी न्यूज़ अच्छी होती है। इसके अलावा फ़हीम है, कह रहे हैं खानम जी हिंदू मुस्लिम का एनिमी ही होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है और मेरा जो जीवन का, मेरा जो ज़िंदगी का तजुर्बा है वो इस बात से बिल्कुल अलग है। हिंदू मुस्लिम का कोई दुश्मन नहीं होता, ना ही मुस्लिम हिंदू का दुश्मन होता है, ना ही ईसाई यहूदी का दुश्मन होता है या यहूदी मुस्लिम का दुश्मन होता है। इंसान इंसान होता है। मेरी ज़िंदगी का अपना तजुर्बा इस तरह से रहा है जिसमें आप ये सोचिए कि मेरी धार्मिक और सामाजिक पहचान जो भी कुछ हो, मेरे सबसे बेहतरीन लोग मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरा समर्थन किया, मेरा साथ दिया, मुझे प्रेम दिया, मुझे सहारा दिया। और उस वक्त में भी जब मैं एक अदना सी रिपोर्टर हुआ करती थी जिसकी कोई सामाजिक और ही पेशेवराना पहचान नहीं थी, उस वक्त भी जिन एडिटर्स ने, जिन संपादकों ने मेरा साथ दिया, मुझे नौकरी दी, मुझे काम सिखाया, मुझे आप सबके सामने बैठने लायक बनाया, उसमें से 90% से ज़्यादा, 95% भी मैं कह सकती हूँ, वो गैर मुस्लिम थे। मैं एक ऐसे देश में पली बड़ी हूँ जहाँ गैर मुस्लिमों ने एक ऐसी मुस्लिम लड़की का साथ दिया जिसके परिवार में दूर दूर तक भी कोई पत्रकार नहीं है, और इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ इस योग्य बन पाई हूँ, यहाँ बैठी हूँ। तो आपसे पूरी तरीके से असहमत हूँ। मैं नहीं मानती कि आम हिंदू आम मुसलमान का दुश्मन है। राजनीतिक हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है कि वो मुसलमान का दुश्मन हो जाए या ईसाई का दुश्मन हो। जय संविधान। और इसके अलावा और भी जो लोग हैं वो अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके भी कमेंट्स पढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। आबिद हुसैन कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की वजह से इंडिया का नाम खराब होता है, बट मनमोहन सिंह रूल इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी बात से मैं
आधी सहमति रखती हूँ। मनमोहन सिंह की पहली सरकार जैसे यूपीए 1, वो बेहतरीन तरीके से चली थी सरकार, जब लेफ्ट पार्टियां उनके साथ थीं, और कहा जाता है जैसे दिल होता है हल्का सा सेंटर में होता है लेकिन लिटिल बिट टूवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे ही राजनीति भी अच्छी लगती है कि सेंटर में है बट ज़रा सी हल्की सी लेफ्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट पार्टियों ने जब कंट्रोल किया हुआ था या एक तरह से रेगुलेट किया हुआ था यूपीए सरकार को, जब बेहतरीन उस वक्त कानून बने, बेहतरीन नीतियाँ बनी, बेहतरीन राजनीति हमें देखने को मिली, चाहे वो राइट टू फूड हो या राइट टू इंफॉर्मेशन हो या राइट टू एजुकेशन हो, इसके अलावा मनरेगा यानी राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, ये तमाम जो अधिकार पे बुनियाद कानून बने यूपीए 1 में बने। इसलिए मैं समझती हूँ, मेरी नज़र में पिछले 25 साल से पत्रकारिता करते हुए बेहतरीन सरकार थी। 2004 से लेके 2009 के बीच मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो दूसरी बार सरकार बनी वो कहीं ना कहीं अपने ही, मैं कहूँगी, शिकार हो गई, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई और बहुत ज़्यादा उसको अहंकार भी हो गया उस सरकार को। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि मनमोहन सिंह को हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह के मंत्रियों को हुआ, उनके जो संगठन के जो कोalition के दूसरे पार्टनर्स थे उनको हुआ। अब मैं अब आगे कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ इसके अलावा, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ appointment in judiciary, forensics and police reforms are essential to ensure timely justice, else there can be no accountability. Most important issue for reporting in 2026. ये है सर्पेंट हॉक। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मुझे लगता है आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आई थिंक यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू हैव हिट द बुल्स आई। आई टोटली अग्री विद योर कमेंट। पूरी तरीके से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ अखंड भारत करके आप देखिए, ये भगवा झंडे भगवा मैप के साथ आ गए हैं और मुझे लानतें भेज रहे हैं। चलिए, आपकी तारीफ़ तो मुझे कबूल है, आपकी लानतें भी मुझे कबूल। बिल्कुल एतराज़ नहीं है, आज लानत भेजिए, कोई बात नहीं। आप आए, आपने यहाँ कमेंट किया, आप इस लाइव के साथ जुड़े। अखंड भारत जी, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए इस साल? आपने तो मेरा पूरा साल बना दिया। अब इसमें आगे जो लोग हैं मैं उनकी बात उठाना चाहती हूँ। ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छी आवाज़ उठाती हैं, शुक्रिया। इसके अलावा सुजीत कौशल जी कह रहे हैं राइट्स द ग्रेट कैलकाटा किलिंग बिगैन on August 16, 1946 as the All India Muslim League's Direct Action Day protest descended into widespread communal violence, accurately establishing जो भी कुछ कहना चाहते थे आपके। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतिहास की पाठशाला मैंने यहाँ पर खोली है आपके लिए। इतिहास होता है। इतिहास की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है। इतिहास ब्लैक नहीं होता, वाइट नहीं होता। इतिहास तो इतिहास होता है, और इतिहास एक रेयर मिरर की तरह होता है। जब आप कार चलाते हुए शीशे में आप देख तो रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पीछे ही लगातार देखते रहेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही देखना चाहिए जितना ज़रूरी है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं मुझे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ कह रहे हैं कि वी लव यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन था कि क्या धुरंधर मूवी इस्लाम के ख़िलाफ़ है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है? मुझे लगता है छोटे मियाँ बड़े मियाँ, मुझे लगता है कि मैं इस सवाल का जवाब पहले दे चुकी हूँ। मुझे लगता है ना मुसलमान और ना ही पाकिस्तान, मुझे लगता है कि ये इस्लामिक प्रतीकों को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं हमारी जो मौजूदा सरकार है और इस सरकार की जो नाकामियां हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, चाहे विश्व गुरु की पूरे जो दावे इरादे ये सब जो किए गए, इन सब को अगर आप देखें, इन सब में नाकाम सरकार को कहीं ना कहीं, अंग्रेजी में एक शब्द होता है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाने का एक औजार, एक हथियार। तो वही एक इस फिल्म को मैं पूरे तरीके से कहना चाहती हूँ कि एक ध्यान भटकाने का औजार और हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि आप जो असली दुनिया है उनमें नाकाम हो रहे हैं, तो फिल्मों में आप कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ज़्यादा इस फिल्म का मैं और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं देखती, लेकिन उसके लिए तो आपको डिस्ट्रैक्शन तो ज़बरदस्त चाहिए। डिस्ट्रैक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके अंदर का सारा जो गुस्सा है, आप सोचिए हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे हमारे युवा हैं जिनको कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार हैं, यानी अनपढ़ बेरोज़गार तो हैं ही, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोज़गारों की तादाद
करोड़ों में पहुंच चुकी है। ऐतिहासिक स्तर पर हम बेरोजगारी के हैं। लोगों के छोटे छोटे जो कारोबार हैं वो नहीं चल रहे हैं, मझोले कारोबार वो नहीं चल रहे हैं। बड़े कारोबारी भारत से पैसा लेकर विदेशों में जमा कर रहे हैं। हर तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरे तरीके से एक खुला खेल, फर्रुखाबादी। ऐसे में ये तमाम जो गुस्सा है आम आदमी का, ये कहाँ निकलेगा आखिर? तो इस गुस्से को निकालने के लिए एक बेहद हिंसक फिल्म बनाई जाए। उस फिल्म में मसाला डाला जाए एंटरटेनमेंट का। ज़बरदस्त बीट्स हैं, ज़बरदस्त म्यूज़िक है, लिरिक्स हैं, बहुत महंगी फिल्म बनाई गई है, बेहतरीन एक्टरों से काम कराया गया है। और इन सब के ज़रिए आम आदमी का गुस्सा निकाला जाए कि सरकार पे नहीं निकल रहा है, वो गुस्सा पाकिस्तान पे निकल रहा है, वो गुस्सा मुसलमानों पे निकल रहा है, वो गुस्सा किसी विलन पे निकल रहा है। पाकिस्तान का मुद्दा अपनी तरफ है, हमारे जो दुश्मन हैं उनको देखने का, उनकी खबर रखने का और उनको सबक सिखाने का काम हमारी सरकार और हमारी सेनाओं का है। आम आदमी तो जाके बॉर्डर पे नहीं लड़ता, वो तो देश की सरकार को इस बात का मैंडेट देता है कि प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी, हमने ये जिम्मेदारी दी है वोट देकर कि आप हमारी सुरक्षा इंश्योर कीजिए और उसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े। और इसीलिए मैं हमेशा कहती रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको ये पूरा हक था कि वो इस बात का फैसला लें कि उन्हें पाकिस्तान से युद्ध करना है तो युद्ध कीजिए, और अगर युद्धबंदी बेहतर है भारत के लिए तो आप युद्धबंदी कीजिए। जो जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है, उसको तय करने की जिम्मेदारी हमने दी है, देश की सरकार को चुन के भेजा है। और इसीलिए हम कहते हैं 140 करोड़ लोगों का विश्वास, उन लोगों का भी विश्वास जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, उनका भी विश्वास आपके साथ है। लेकिन उसके बाद भी फिर आपको फिल्मों की जरूरत पड़ी है ताकि तमाम तरह का जो गुस्सा है, आपकी जो नाकामियां हैं और आम आदमी की जो हताशा है, वो सब कुछ एक फिल्म में निकल जाए और आप पूरे तरीके से उससे सुबकदोश हो जाएं। बबलू चौहान कह रहे हैं, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, सम्मानीय आरफा मैम जी को मऊ की धरती से सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी प्रणाम। मऊ की धरती को मेरा सादर प्रणाम। मैं झुक के सलाम करती हूँ मऊ की धरती को। रूमा रॉय कह रही हैं, बीजेपी किड्स आर एंजॉइंग देयर अमेरिकन ड्रीम, आई वांट टू लिव लाइक बीजेपी किड्स। हमको देशभक्ति और खुद के बच्चे विदेश। गॉड सेव द किंग, गॉड ब्लेस अमेरिका, कनाडा, डॉशलैंड, ये सब भी कह रही हैं। ये मैं चाहती हूँ कुछ महिलाएं भी आएँ यहाँ कमेंट करने के लिए, और महिलाओं के कमेंट्स में प्रायोरिटाइज करूँगी, प्रायोरिटी से उनके कमेंट्स में पढ़ना चाहूँगी। ज़मीर सिद्दीकी हैं, वो कह रहे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपकी बात पे यकीन किया जा सकता है, लेकिन आपने यहूदी का जिक्र किया, ये मुसलमान के दुश्मन ही हैं, ये तो हदीस भी बताती है। अब मुझे पता नहीं आप कौन सी हदीस पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो कि एक सेक्युलर देश में रहता है, जिसका संविधान सेक्युलर है और जो इंसानियत में यकीन रखता है, मैं नहीं समझती कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए बुरा हो जाता है कि उसका कोई एक ख़ास धर्म है। बल्कि मैं ऐसे बहुत सारे यहूदियों को जानती हूँ जो इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं, इज़राइल की नीतियों के ख़िलाफ़ हैं, इज़राइल की सरकार के ख़िलाफ़ हैं, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं। उन बहुत सारे यहूदियों को मैं ख़ुद भी जानती हूँ और वो पब्लिकली भी अपने बयान दे चुके हैं जो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं किसी भी, मुझ में और उन लोगों में बहुत फ़र्क नहीं बचेगा जो किसी को सिर्फ उसके नाम या उसके बिलीफ या उसके किसी वैल्यू सिस्टम की वजह से उस व्यक्ति को बुरा कहते हैं। जी हाँ, जो छोटे मियाँ बड़े मियाँ कह रहे हैं कि उसमें मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ लेट्स अग्री टू डिसअग्री। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि एक अच्छा प्रोपेगेंडा यही होता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो प्रोपेगेंडा ना लगे। अगर प्रोपेगेंडा जैसा लगेगा तो फिर आप उस पर विश्वास कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी बुद्धि का क्या करूं, उस तीसरी आंख का क्या करूं, जो स्केप्टिसिज्म मुझे सिखाया जाता है पत्रकारिता में कि हमेशा स्केप्टिकल रहना है। और इसीलिए मैं हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ एक समीक्षक की नज़र से फिल्म को देखूं तो मैं अभी भी अपनी पूरी बात पर टिकी हुई हूँ कि पूरे तरीके से इनको प्रतीकों को निशाना बनाया गया। लेकिन कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत फसाद की जड़ नहीं है। आपको अच्छी लगी फिल्म, बड़ी खुशी की बात है। मुझे नहीं लगी, मुझे लगा कि ये प्रोपेगेंडा और एजेंडा फिल्म थी। चलिए मुझे ऐसा सोच लेने दीजिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक फिल्म थी, कोई ज़िंदगी का शुरुआत या ज़िंदगी का आखिर तो नहीं। इसके बाद अब बहुत सारे लोग और आ गए हैं और इस वक्त कमेंट सेक्शन में लोकेश कुमार कह रहे हैं कि 20 साल तो बीजेपी नहीं जाने वाली। अब ये तो मुझे पता नहीं, देखिए ज्योतिष में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ मुझे
इस बात पे मुझे पता है कि बीजेपी किस तारीख को चली जाएगी, और यहाँ बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। यहाँ बात इस बात की है, यहाँ समझ इस बात की है कि जो भी सरकार हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने, हम उसको जवाबदेह ठहराएं। पत्रकार, समाज, जागरूक नागरिक, वो सिर्फ उनको जिम्मेदार ठहराएं। कल को कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, कोई गठबंधन की सरकार आ गई, वो भी इसी तरीके से अहंकारी सरकार हो, तानाशाही करने लगे, तो क्या मैं और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? क्या उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? तो सवाल ये नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, या 20 साल नहीं जाएगी या 30 साल नहीं जाएगी। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो भी सरकार हो, हम एक लोकतंत्र में जीते हैं, हमारे पास संविधान ने अधिकार दिए हैं, और हम इसके हिसाब से ही अपने फर्ज को अदा करेंगे, अपने धर्म को अदा करेंगे। यहाँ विठल के नाम से हैं कोई, लीव द कंट्री एज सून एज पॉसिबल। ये तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। आई एम नॉट लीविंग द कंट्री, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं यही रहूंगी और आपकी छाती पर मूंग दलती रहूंगी। कैसा लगा ये? यहाँ पर VICSH7929 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुपर थैंक्स भी कुछ लोग भेज रहे हैं यहाँ, शुक्रिया आपका। यहाँ पर हुस्ना शरीफ कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन फेल हुआ है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि फेल हुआ या पास हुआ, हाँ, लेकिन उतना कामयाब नहीं हुआ कि इलेक्शन जीत पाता। लेकिन आप जानती हैं, मुझे एक बात की संतुष्टि ज़रूर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास प्रतिमा कह रही हैं आई एग्री टू मोस्ट ऑफ योर व्यूज़। इफ़ प्रतिमा का मैसेज अभी पढ़ती हूँ, ऊपर चला गया है। मैं दोनों तरफ से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, अपने लैपटॉप में भी और शायद फ़ोन की स्क्रीन पर भी। मैं आती हूँ प्रतिमा की बात पर, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की बात पर आ जाती हूँ। आई थिंक ये बहुत इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू सेड। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर एक कंपेटिटिव कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स में, एक जो प्रतिस्पर्धा हो रही है सांप्रदायिक राजनीति की, उस मुकाबले में अगर कांग्रेस पार्टी अपने को ज़्यादा कम्युनल बताकर, बनाकर, दिखाकर अगर ये चुनाव जीत जाती, उससे बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर लिबरल पार्टी के तौर पर टिकी हुई है, बनी हुई है। उसका एजेंडा, उसकी राजनीति, राहुल गांधी की तमाम बातें, उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं की तमाम जो राजनीतिक उनकी ऑफरिंग जो हमारे सामने है, पॉलिटिकल ऑफरिंग, उसमें हम अक्सर देखते हैं धर्मनिरपेक्षता ही उनके कहीं ना कहीं केंद्र में है। मैं इसको एक बेहतर तस्वीर समझती हूँ, बजाय इसके कि ज़्यादा कम्युनल पार्टी बन के कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत जाती, तो फिर मैं कम से कम इस बात को बेहतर समझती हूँ। मैं आगे आती हूँ और दूसरे हमारे जो दोस्त लोग, साथी लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं, उनसे उनके कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। YS ऋष कुमार कह रहे हैं हमें आपकी पत्रकारिता पसंद है। हुस्ना जवाब दे रही हैं राहुल गांधी को नया संगठन करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, संगठन को मजबूत करना तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा अलीशा पवार हैं, वो कह रही हैं क्या लश्कर नोएडा, गोदी मीडिया कुछ सही होगा 2026 में? आप मुझे ये भी बताइए, बड़ा दिलचस्प आजकल एक नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है कि अर्नब गोस्वामी, मतलब बड़े बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। ये तो बहुत अजीब से आसार नज़र आते हैं। क्या हो गया है अर्नब गोस्वामी को? आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी सीक्रेट सी बात है ये, कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो अलग अलग पत्रकार हैं, उनके बड़े अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने होते हैं। ज़्यादातर वो लाइक माइंडेड लोग अपने ग्रुप्स बनाते हैं कि वो लोग जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उनके अपने ग्रुप्स हैं। और आप जानते हैं जो राइट विंग यानी पूरे तरीके से प्रो बीजेपी, प्रो गवर्नमेंट जो मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उनके भी अपने ग्रुप्स होंगे आई एम श्योर। लेकिन मैं कम से कम उसका हिस्सा नहीं हूँ, वो मुझे उसका हिस्सा बनाएंगे भी नहीं और मुझे बनना भी नहीं है। इन पत्रकारों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनमें सिर्फ चर्चा यही हो रही है कि आखिर हो क्या गया है अर्नब गोस्वामी को, और क्यों आजकल वो पत्रकारिता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जर्नलिज्म कैंपेन कर रहे हैं, जर्नलिज्म ऑफ कैंपेन, बाकायदा कैंपेन, अलग अलग मुद्दों पर सरकार को वो घेर रहे हैं। आखिर उनको हो क्या गया है? तो एक थेरी जो आगे, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन थेरी यही है कि वो फाइनेंशियली अगर देखा जाए, आर्थिक रूप से तो बड़ा डूब रहा है उनका चैनल, और टीआरपी के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ख़राब उनकी टीआरपी आ रही है। तो इसलिए वो सरकार के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं आपकी सत्ता के खंभे हिला दूंगा, वरना मेरी जो फाइनेंशियल हालत है उसे बेहतर कीजिए, मुझे एड्स दीजिए, मुझे कॉर्पोरेट एड्स और गवर्नमेंट एड्स ये सब मुझे मिलने चाहिए, उसके बाद मैं वापस अपनी वही गोदी पत्रकारिता पर आ जाऊंगा। लेकिन आई एम एंजॉइंग इट एज लॉन्ग एज इट लास्ट। देखते हैं कितने दिनों चलती है ये अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता।
योगेश शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस मस्ट गो अलोन इन इलेक्शंस। देखिए, अब ये तो कांग्रेस पार्टी को अपने आप तय करना होगा। गौरव प्रसाद कह रहे हैं तुम भी तो गोदी पत्रकार हो। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है, चलिए मान लेते हैं तुम भी तो गोदी पत्रकार हो, ये कहा जा रहा है। नेटवर्क इंजीनियर 2734 ये कह रहे हैं, डू यू सी होप और इज देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बिकॉज आई हैव सीन MH इलेक्शंस एंड इट्स क्लियर टू मी that elections are completely rigged, so nothing will happen without secular nationwide protest. मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकिन द वायर पर मैंने इंटरव्यू किया है प्रशांत भूषण का। मुझे लगता है बड़ा अहम ये इंटरव्यू है इंजीनियर साहब, और इस इंटरव्यू को आप सुनिए। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का साथ देने, उसका एक हिस्सा बनने का उन्हें बहुत पछतावा है, क्योंकि बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन दैट movement, him and there were other people like him. He said, unknowingly हमने एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन इंसान और प्रधानमंत्री को, एक humble decent man like मनमोहन सिंह, उनकी आलोचना हुई, उनको जाना पड़ा, और एक रोग गवर्नमेंट, एक बहुत ही दुष्ट और फाशीवादी फाशिस्ट सरकार, उन्होंने ये उनके शब्दों में उन्होंने कहा था, उन्होंने ट्वीट किया था कि वो आ गई है सत्ता में और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आई रिग्रेट, उन्होंने माफ़ी मांगी। ऐसा बहुत कम होता है। देखिए, अपनी अपनी निजी जिंदगियों में भी हम लोग कहाँ कब किसी से माफ़ी मांगते हैं। किसी परिवार वाले का दिल दुखा देते हैं, किसी दोस्त को बुरा कह देते हैं, और अक्सर हम सोचते हैं कि वो हमें माफ़ कर देगा। अक्सर तो अपनी गलती को हम कबूल भी नहीं करते। लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहती हूँ। उन्होंने इस बात को कहा कि उस वक्त से भी ज़्यादा इस वक्त, यानी वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा जिस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा अन्ना आंदोलन हुआ, उससे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार है और उससे कहीं ज्यादा सांप्रदायिकता है और कानून का राज देश में समाप्त हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक नए आंदोलन की जरूरत है, और अगर उनको जेल भी जाना पड़े तो वो जेल जाएंगे, जेल से नहीं डरेंगे। ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने ये भी कहा कि उस अन्ना आंदोलन की वजह से, जो आप सोचिए 2011 में हुआ था, अब 2025 से 14 साल 15 साल गुजर रहे हैं, 26 आने वाला है कुछ ही घंटों में, अभी तक भी लोग एक तरह से उनमें एक स्केप्टिसिज्म या एक तरह की सनक, या मैं कहूँगी एक अविश्वास की स्थिति है उनके अंदर, कि वो फिर से कोई आंदोलन या फिर से कोई ऐसा मास मूवमेंट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, या उसको लेकर उनके मन में एक भय की स्थिति है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उस तरह के लोगों को आप सुने, और मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो हमारे इंटेलेक्चुअल लीडर्स भी होते हैं, एक बौद्धिक नेतृत्व वो हमारा करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखिए इस इंटरव्यू को। आरिफ असलम कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। टेररिज्म को इस्लाम से मत जोड़िए और ना हिंदुज़म से जोड़िए। जो टेररिस्ट है वो किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता, और उसे सज़ा देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। लेकिन अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग, जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो हिंदू धर्म, और जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो इस्लाम। मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को जो मुख्य धारा का धर्म है, जो मेन स्ट्रीम रिलीजन है, उससे अलग करके देखने की ज़रूरत है। इन लोगों को अलग थलग करने की ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनको अगर हम ये करने देंगे कि ये हिंदू धर्म को हाईजैक कर लें, बजरंग दल हिंदू धर्म को हाईजैक कर रहा है, VHP हिंदू धर्म को हाईजैक कर रहा है, पूरी दुनिया की नज़र में जब ये भगवा कपड़े पहन के लोगों पर हमला करते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाके रेड करने लगते हैं, किस तरह से जाके हथियार गाजियाबाद में आप सोचिए लोगों को बांटे जा रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और आप अपने को प्रोटेक्ट करिए। इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि त्रिपुरा में हमने कैसे एक होनहार छात्र को सिर्फ उसके त्रिपुरा से होने की वजह से हमने उसको मार डाला, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है लोगों के साथ, यानी बांग्लादेशी हमारे ज़्यादा करीबी है बजाय इसके कि वो हिंदुस्तानी जो दिल्ली मुंबई कोलकाता में नहीं रहता, वो रहता है त्रिपुरा में, वो आपके लिए गैर है। आप उसको मोमो कहते हैं, उसको आप चीनी कहते हैं। आप इस तरह के लोगों को, यानी चाइना भी ये चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वो अपना बना ले, और आप सिर्फ उनकी झोली में उन्हें फेंक देना चाहते हैं, उनको एलिनेट करना चाहते हैं, आप उनको अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं वही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने सवाल हाईलाइट भी कर सकते हैं इसी दौरान। यहाँ पर नवनीत सौरभ कह रहे हैं गाज़ा भी ज़्यादा क्लोज है आपके। देखिए, गाज़ा की बात इंसानियत की बात है। हमले और बर्बरता तो बहुत जगह हो रही है, सूडान में भी हो रही है, इजिप्ट में भी हो रही है, सीरिया में भी हो रही है।
गज़ा के बारे में बोलने का सिर्फ मकसद ये है इंसानियत के बारे में बोलना। एक ऐसा देश जिसको देश भी नहीं कहा जा सकता, जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं है, जिसके पास अपना कोई सपोर्ट नहीं है, आप दिन दहाड़े हज़ारों बच्चों को, महिलाओं को उनका कत्ल गारत कर रहे हैं, आप उनका जेनोसाइड कर रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ बनता है कि इंसान के तौर पे सौरभ जी मैं आपसे भी अपील करती हूँ, ये मत समझिए कि किसी धर्म की वजह से आप ऐसा कीजिए। धर्म के लोग तो बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं मुसलमान, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है पूरी दुनिया के लोगों का। ये इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं। अफगानिस्तान में आप देखिए ज़लज़ला आ गया और ज़लज़ले में जो है सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि तमाम जो है वो ब्लीडिंग हार्ट्स आगे आ गए, लेकिन ये बहुत ही मासूम और माजूर और मजबूर कौम है। ये पूरे फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं इनका कोई दोस्त नहीं है, इनका कोई सहारा नहीं है। ये इज़राइल जैसे इतने बड़े देश से एक तरह से मैं कहूँगी झगड़ भी नहीं सकते, तो उनकी वो भी हैसियत नहीं है। और उसके अलावा अमेरिका और यूरोप, इतने बड़े बड़े जो देश हैं दुनिया के, ये सब इज़राइल का साथ दे रहे हैं, इनको हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ माजूर मासूम बच्चे और महिलाएं, इस तरह के लोग हैं। थोड़ा सा अपने दिल को, मैं कहूँगी अपने दिल को नर्म कीजिए। अपने धर्म की धार्मिक पहचान और धार्मिक कट्टरता को अगर आप थोड़ा सा कम करेंगे सौरभ जी, तो आपका दिल भी पिघलेगा उन मासूम माँओं के लिए, बच्चों के लिए, उन भूखे लोगों के लिए, उन परेशान लोगों के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि ये फ़िलिस्तीन में जो पिछले दिनों भी आप देखिए जिस तरह की सीज़ फायर हुई, वो अलग बात है कि फिर से वही तमाम तांडव शुरू हो गया अत्याचार का, लेकिन ये इंसानियत की जीत है। मैं पूरी तरीके से समझती हूँ कि इंसानियत की जीत है कि किसकी वजह से कि तमाम जो एक पब्लिक ओपिनियन है ये इज़राइल के पूरी तरीके से ख़िलाफ़ बन रहा है। अब अब इसके बाद जो हर अंधेरे के बाद हारून कह रहे हैं, हर अंधेरे के बाद उजाला लाजमी है, भूल गया इन दिनों नफरती आदमी है। वाह, हारून बीकानेर से कह रहे हैं। हारून जी, ये बात तो सच है, नफरती आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंसान पैदा हुआ है वो नफरत करने के लिए नहीं हुआ है, हिंसा के लिए नहीं पैदा हुआ। इंसान मोहब्बत के लिए पैदा हुआ है। इंसान भाईचारे के लिए पैदा हुआ है। इंसान को प्यार करना सिखाया नहीं जाता, लेकिन नफ़रत करना सिखाया जाता है। बहुत मेहनत की जा रही है इंसानों को नफ़रत सिखाने के लिए। आप सोचिए, इस देश में सौरभ जी जैसे लोग भी हैं जो यहाँ के कमेंट कर रहे हैं और तंज़ कर रहे हैं मेरे पर कि हाँ हाँ, गाज़ा भी बहुत नज़दीक है। वो समझते हैं कि ये जायज़ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या एक तरह से मुझे वो हिपोक्रेट कहना चाह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश की बात ना करूँ, और गज़ा की, अगर मुझे बांग्लादेश की परवाह नहीं है तो मैं गज़ा की परवाह क्यों कर रही हूँ। आप सोचिए कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका दिल इतना सख्त हो जाए कि आप मासूम बच्चे, महिलाएं, ज़ख्मी लोग, बुज़ुर्ग लोग, उन सब की परवाह ना करें और उनके खिलाफ हिंसा का विरोध ना करें, सिर्फ इसलिए कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि एक ऐसा अ, धर्म है जिससे आपको नफ़रत करना ज़रूरी है। आगे बढ़ती हूँ, और ऑनेस्टली सिड कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जी हाँ, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे और भाई भाई रहेंगे। इकबाल कह रहे हैं माई आईज आर वेट थिंकिंग ऑफ बैड बी ह्यूमंस हैव बिकम एंड मे गॉड, ये दुआ दे रहे हैं कि हम ऐसे ना बने। इकरा हसन के यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पे इकरा हसन के पॉडकास्ट के लिए कह रहे हैं कि अपलोड कीजिए प्लीज़। एस खान कह रहे हैं बहुत जल्द आपकी ये तमन्ना, ये ख्वाहिश पूरी होगी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कुछ घंटे का। मैं ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर उठा दी है। मैं देख रही थी कुछ लोग, मैंने जब ये पोस्ट किया इकरा हसन का पॉडकास्ट करने के बाद कि ये फ़िलहाल मेंबर्स जोनी है, उनको अर्ली एक्सेस दिया जाएगा, यानी पहले जो है मेंबर्स देख पाएंगे और उसके बाद बाकी लोगों के लिए भी इसको खोला जाएगा। आप थोड़ा सब्र कीजिए। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि बड़े खुदगर्ज हैं और देखिए आप गोदी मीडिया बन गई हैं, आप भी पैसे मांग रही हैं। आप ये बताइए, बिना पैसे के क्या कोई चैनल चलाया जा सकता है? मैं हूँ एक, मुझे अपनी तनख्वाह की ज़रूरत है, मेरी एक प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं, उनको तनख्वाह की ज़रूरत है, कैमरा पर्सन है, उनको तनख्वाह चाहिए, ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए तनख्वाह चाहिए, अगर मैं रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ तो आप ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा आप अंदाज़ा लगाइए। मैं बिहार ट्रिप पे गई, वहाँ एक हफ़्ता मैंने गुजारा, वहाँ से एक लोकल कैमरा पर्सन को एक बार और फिर दूसरी बार मैं दोबारा गई, वहाँ हायर किया। इन तमाम चीज़ों में पैसा लगता है, इन तमाम चीज़ों में ख़र्च होता है।
और अगर आप ज्वाइन करेंगे इस चैनल को तो आप यकीन जानिए आप एक तरह की, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि एक तरह से महीने में अगर एक हिसाब किताब मुझे मिल जाए कि मेरे पास इतनी बड़ी तादाद में 500 या 700 या 1000 मेंबर्स हैं, और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि 5000 और 10,000 मेंबर्स भी किसी दिन होंगे, इतने मेंबर्स हैं और उनसे मुझे इतना रेवेन्यू मिल रहा है, इतना पैसा मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए आसान होगा कि महीने में मुझे कितनी रिपोर्टिंग करनी है, कितने लोगों को मैं इंगेज कर सकती हूँ प्रोडक्शन की साइड से, मैं आपके लिए किस तरह की खबरें लाना चाहती हूँ। पॉडकास्ट भी आप समझ लीजिए, अगर मैं बेहतरीन लोगों को आपके लिए लाना चाहती हूँ उसके लिए भी मुझे खर्च करना पड़ेगा। सारे लोग तो दिल्ली नहीं रहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट में मेरे आने के लिए तैयार हैं, और नाम आपको बताऊंगी तो आप बहुत खुश होंगे कि वो लोग आने को तैयार हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल इतने संसाधन नहीं हैं कि मैं उन्हें मुंबई से या कोलकाता से या देश के बाहर से उनको दावत दूं, उनके लिए टिकट खरीदूं और टिकट खरीदने के से बुलाऊं यहाँ पर उनको। ये मेरे लिए अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सवाल यही सीधे सीधे पैदा होता है कि यहाँ देखिए कुछ मेंबर्स हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नए मेंबर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। इकबाल 2 जो हैं उन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किए, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम इकबाल साहब। मैं दावत देती हूँ उन तमाम लोगों का जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं चाहती हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मेंबरशिप ले सकें, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार होंगी और आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपके पैसे की एक एक पाई बिल्कुल जायज़ तरीके से, ईमानदारी से मैं खर्च करूँगी, और इस चैनल की ग्रोथ में जो आज़ाद पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता जो सरकार से सवाल तो पूछती ही है लेकिन आम आदमी के मुद्दे उठाती है, सामाजिक सरोकार की जो पत्रकारिता है, गोदी नहीं। देखिए गोदियों पत्रकार जो हैं उनको तमाम तरह के कॉरपोरेट एड्स मिलते हैं, इसके अलावा सरकारी एड्स मिलते हैं। आप जानते हैं सरकार इस वक्त सबसे बड़ी एडवर्टाइज़र है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है? भारत की सरकार। तो सबसे ज़्यादा जो पत्रकार हैं जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, प्रो गवर्नमेंट जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो पैसा दे रहा है उसी की आवाज़ निकल रही है। यहाँ ये मैं बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, आप में से वो लोग भी जो सिर्फ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी मेरी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं उन्हीं लोगों से के लिए कहना चाहती हूँ जो लोग मेंबर बन रहे हैं। आपके पास अगर आप संसाधन नहीं है, आप सिर्फ कार्यक्रम देखकर भी इस प्लेटफॉर्म की मदद कर सकते हैं। इकरार तोमर साहिबा, मुझे पता नहीं आपका जेंडर क्या है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर सुपर थैंक्स भी बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का। इसके अलावा मेंबर अभी बन गए हैं, अभी सैयद हसीबुर्रहमान मेंबर बन चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम सैयद हसीबुर्रहमान। और दूसरे लोगों को भी मैं बात उनकी सुनना चाहती हूँ। मेरा इरादा तो ये था कि आपसे मैं आधे घंटे बातचीत करूंगी, लेकिन लगता है कि ये बातचीत लंबी होने जा रही है। आप अपने सवाल मुझे भेजिए, हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने सवालों को ताकि मैं देख पाऊँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम मनमोहन सिंह सर, ना जाने क्या कुछ नहीं कहा उनको मैंने व्हेन वी हैव डेमोक्रेसी, लेकिन नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग अप स्टफ एवरीवन इज साइलेंट बिकॉज देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज। नेटवर्क इंजीनियर उन्होंने दोबारा कहा, आपने तो मुझे भावुक कर दिया और मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। नेटवर्क इंजीनियर साहब, आप सोचिए मैं राज्यसभा टीवी में काम किया करती थी। 2011 में सबसे पहला जो लॉन्च कार्यक्रम था, लॉन्च बुलेटिन, वो मैंने पढ़ा था आपकी इस अदनासी पत्रकार ने। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर था, राज्यसभा टेलीविज़न, राज्यसभा का, लोकसभा का अलग एक चैनल था और राज्यसभा का अलग, ये 2 अलग अलग चैनल हुआ करते थे। जयसू प्रेम ने भी सच्चाई का हम सफ़र, ये तो बाकायदा उन्होंने सेकंड जो हमारा क्रू है वो ज्वाइन किया है। वेलकम जयसू प्रेम, आप मेंबरशिप ये आपकी लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपको कहानी सुना रही थी इंजीनियर साहब, वो ये कि मैं सोचिए राज्यसभा टीवी पर, मैं सरकारी चैनल पर रोज़ 9 PM वहाँ एक बुलेटिन, एक कार्यक्रम करती थी, उसका नाम था देश देशांतर। इस कार्यक्रम में पेट पकड़ पकड़ के, जिसे कहते हैं अपनी घरेलू भाषा में, देसी भाषा में, मैंने मनमोहन सिंह सरकार की इतनी आलोचना की, उनकी तमाम सामाजिक कार्यक्रमों पर, उनकी राजनीति पर, उनकी कश्मीर नीति पर, उनकी विदेश नीति पर, उनकी आर्थिक नीति पर, और किन को बुलाकर, बीजेपी और आरएसएस के
जो स्पोक्स पर्सन्स थे उनको बिठाकर मैं स्टूडियो में और आलोचना किया करती थी मैं मनमोहन सिंह सरकार की। एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि मुझे कोई खतरा है, मेरी नौकरी को कोई खतरा है। आप भूल जाइए कि मेरी जान को कोई खतरा है, मेरी नौकरी को कोई खतरा है, या मुझे 9 PM बुलेटिन से जो प्राइम टाइम कार्यक्रम होता है कि मुझे उससे हटा दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि और आज की तारीख में मैं बिल्कुल अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती, और ख़ासकर असुरक्षित महसूस करती हूँ जब मुझे या तो उत्तर प्रदेश जाना पड़े, या मुझे कश्मीर जाना पड़े, या नया एक और स्टेट आ गया है जहाँ पत्रकार बेहद असुरक्षित हैं, वो है द स्टेट ऑफ असम। असम राज्य में भी इतनी बुरी हालत है कि पत्रकारिता करना लगभग असंभव हो गया है। मैं आपके साथ पूरी तरह से इस मुद्दे पर हूँ कि मनमोहन सिंह सरकार में 50 कमियां थीं, 100 कमियां थीं, 1000 कमियां थीं, लेकिन पत्रकारों ने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि वो अनसेफ हैं। अब यहाँ पर और दूसरे भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ, और अपने सवाल आप ज़रूर पूछ सकते हैं। यूज्ड लैपटॉप के नाम से इनका नाम है यूज लैपटॉप स्टोर नोएडा। बहुत बहुत शुक्रिया यूज लैपटॉप साहब। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म्स आरफा खानम शेरवानी इस प्लेटफॉर्म मेंबरशिप। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा कोई इरादा ये नहीं था कि मैं आपसे इस कार्यक्रम में मेंबरशिप के लिए मैं कहूँगी। मैं सिर्फ इतना यहाँ पे ये कहना चाहती थी कि जो लोग नाराज़ हो रहे थे, मैं सिर्फ उनको ये एक्सप्लेन करना चाहती थी कि आप चाहे मुझे 100 रुपये दें, 200 दें, 500 दें, 700 दें, 1500 दें, उससे ज़्यादा दें, बहुत खुशी होगी मुझे। स्वागत है आपका, वेलकम। लेकिन अगर आप कुछ भी ना दें, सिर्फ अपना समर्थन मुझे दीजिए। अगर आप सिर्फ कार्यक्रम भी देखते हैं मेरे, वो कार्यक्रम देखने पर भी आप मेरा सहयोग कर रहे होते हैं, तो ये मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप सिर्फ मेंबर बनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी होगी, मेरा एक महीने का बजट बन जाएगा जिसमें मैं अच्छे लोगों को हायर करके उनके साथ में बेहतर काम कर सकूंगी। हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, महंगाई का दौर है आप देखिए। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें तब भी आप इस लोकतंत्र की और आज़ाद आवाज़ की, आवाज़ पत्रकारिता की आप वैसे ही रक्षा कर रहे होंगे जैसा आप पैसा देकर करते। लेकिन एक छोटा सा आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, और मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, मैं किसी सेठ के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, आप यकीन रखिए इस बात का। मैं किसी सरकारी दरवाजे पे भी नहीं जाऊंगी। एक स्वाभिमान है मेरा, एक पत्रकार का, एक इंसान का, एक महिला का मेरा स्वाभिमान है। मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपके दरवाजे पे नॉक करूंगी। मैं दस्तक, खट खट खट, टक टक टक, सिर्फ आपके दरवाजे पे मैं दस्तक दूंगी, क्योंकि मेरा आपके ऊपर अधिकार है। मैं ये मानती हूँ कि मेरा आपके ऊपर अधिकार है, और मैं और आप, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। और इसीलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हमें मिलकर हमारे देश की जो आज़ाद आवाज़ें हैं, जो आज़ाद पत्रकारिता है, जो लोकतंत्र है, उसको हमें बचाना है। मैं कुछ और कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ। मेंबर्स और भी आ गए हैं अभी। जयसु प्रेम जी यहाँ पर हैं, इसके अलावा जो यूज लैपटॉप जो हैं वो भी हैं यहाँ पर। आप अपने कमेंट्स हाईलाइट भी कर सकते हैं जिनको मैं आसानी से उस तरह से मैं पढ़ पाऊँगी। इकरार तोमर कह रहे हैं कि यू आर अ वॉरियर सिस्टर, शुक्रिया बहुत बहुत। जयसु प्रेम भी कह रहे हैं आई एम इम्प्रेस्ड विद योर जर्नलिज्म एंड द वे यू हैंडल हेट अमंग अदर थिंग्स इज रियली इम्प्रेसिव। कोई और तरीका है जयसु जी, बताइए, इज देयर एनी अदर वे टू डू दिस? देयर इज सो मच हेट दैट कम्स माई वे समटाइम्स, यू नो, it just puts me in a state of despair. It just puts me in a state of disappointment. I'm a very emotional person. अब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं नज़रअंदाज करूँ, इग्नोर करूँ, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाती है ये नफ़रत, कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि सहना नामुमकिन हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ अक्सर कि मैं कमेंट सेक्शन में ना जाऊँ, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में ना जाऊँ तो आपके जैसे लोग जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे साथी हैं इस पूरे संघर्ष में, मैं उनकी बातें कैसे पढ़ पाऊँगी, कैसे सुन पाऊँगी कि आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पर सूर्यकांत शर्मा कह रहे हैं कि मैम यू आर डूइंग ग्रेट जॉब प्रोवाइडिंग द रियल न्यूज़ एंड योर फाइट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया एंड फेक एंड कम्युनलिज्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। नीरज पांडे हैं, MSU बड़ौदा में मोदी सावरकर पढ़ाया जाएगा, व्यूज़ प्लीज़। देखिए, पढ़ना तो किसी भी चीज़ का बुरा नहीं है, पढ़ना बुरा नहीं है, गुणगान बुरा है। हमें फाशीवाद को भी पढ़ना है, हमें बहुसंख्यकवाद को भी पढ़ना है, हमें नाज़ी पार्टी की भी पढ़ाई करनी है, हमें हिटलर को भी पढ़ाया जाता है ये बताने के लिए कि हम अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझ सकें। पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन गुणगान अगर हम शुरू कर दें तो बुरा है। अगर हम उन्हें महापुरुष बताने लगें तो बुरा है।
इसके अलावा अब पत्रकारिता अगर जिंदा है तो आप जैसे पत्रकार की बदौलत है। दिनेश कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। यहाँ पर और भी लोग आ गए हैं। अनिकेत सिंह कह रहे हैं हा 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 वॉरियर ऑफ गजवाए हिंद। ये मैं बहुत फनी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ अनिकेत जी। आपको पता है गजवाए हिंद के बारे में, आप अगर, मुझे तो पहली उम्मीद है कि आपके कोई मुसलमान दोस्त नहीं होंगे, लेकिन अगर इत्तेफाक से मान लेते हैं, उनमें से 5 दोस्त आप अपने उन्हें फ़ोन कीजिए मेरी तरफ से। अनिकेत जी आपसे मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, और उनमें से 5 में से पता कीजिए कि क्या आपको ये पता है कि गजवाए हिंद क्या होता है। आप जानते हैं गजवाए हिंद और क्या और इस तरह की बहुत कोई अरबिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको पहली बार मैंने ट्विटर पे सुना। ये जो लोग हैं बहुसंख्यकवादी, ये जो भगवा लोग हैं जो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, मुस्लिम नफरत को बढ़ाना चाहते हैं, इन लोगों के जरिए पहली बार मैंने ये सुना कि ये भी कोई टर्म होती है, कि ये भी कोई चीज़ होती है। अब ये जो ग़ज़वा-ए हिंद है, आप ज़रा एक बार पूछिएगा ज़रूर। आप मेरे लिए छोटा सा काम कर दीजिए, 5 अगर आपके दोस्त कहीं 5 मुसलमान मिल जाएं, उनसे ज़रा पूछिए आप कि क्या होता है ये। दूसरी बड़ी बात, आप सोचिए मेरे हर ट्वीट के नीचे कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब पर हर दूसरा ट्वीट कहता है हलाला। फिर से कहानी सुना देती हूँ आपको। मेरे पूरे जीवन में आप सोचिए, सिर्फ मेरी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, मेरा पूरा अपना जीवन, उसमें सिर्फ एक केस मेरी ज़िंदगी में ऐसा है जहाँ मुझे ये पता चला कि एक दूर के कोई जानने वाले थे जिन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी को तलाक दिए और उसके बाद उन्हें उस बात का पछतावा हुआ और वो दोबारा शादी करना चाहते थे उन्हीं अपनी जो पूर्व पत्नी थी, फॉर्मर वाइफ थी। और उस दौरान पहली बार मैंने ये सुना कि हलाला जैसी कोई चीज़ होती है। यहाँ ये कहने की कोशिश नहीं है कि अच्छा नहीं, ये अच्छा है, कोई अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत भद्दी, बहुत बेकार, बदतरीन प्रैक्टिस है और कंप्लीटली इलीगल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका मकसद ये नहीं है कि वो कोई समाज सुधार का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को, मुस्लिम महिलाओं के बहुत बड़े हितैषी हैं। वो सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए और उनकी खराब इमेज एक आम नागरिक, एक आम भारतीय की नज़र में बनाने के लिए कि देखिए ये इतने ख़राब लोग हैं कि इनके यहाँ हलाला जैसी प्रैक्टिस है, ये बताना चाहते हैं। फिर मैंने कहा सैद्धांतिक रूप से मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ ट्रिपल तलाक के, मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ हलाला जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके। लेकिन मैं पूरे तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि ये मुसलमानों की जो पहली 100 समस्याएं हैं उनमें से भी एक नहीं है। पहले उन 100 समस्याओं को आप संभालिए और उन पर ध्यान दीजिए। ऑनेस्टली सिड कह रहे हैं डोंट वरी मैम, ये नफरत हारेगी मोहब्बत के आगे। मेरा भी ये यकीन है, मैं आपके जैसी हूँ, मैं बिल्कुल डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। अनु अनु KUMUP कह रहे हैं आई फर्स्ट वॉच्ड यू ऑन सनसेट टीवी। आप दिन DN झा और दूसरे हिस्टोरियन का इंटरव्यू कर रही थी, अच्छा इंटरव्यू था, बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी क्या दिन थे, कितने खूबसूरत दिन थे। पत्रकार पत्रकारिता किया करते थे, हमें अपनी धार्मिक और सामाजिक पहचानों का, यकीन जानिए आप, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कौन है। ये नहीं था कि सुबह उठते सबसे पहले ये पता चलता अरे मेरा तो ये धर्म है, अरे मेरा धर्म जिंदाबाद। वो बड़े अच्छे दिन थे। पवन कुमार कह रहे हैं ये आपकी प्रगतिवादी सोच है। मैं आई वुड लाइक टू बिलीव दैट कि मैं एक प्रोग्रेसिव इंसान हूँ, मैं एक नारीवादी और एक फेमिनिस्ट हूँ, एक प्रोग्रेसिव, एक डेमोक्रेटिक लिबरल हिंदुस्तानी हूँ मैं और बेहतर करने की लगातार मैं कोशिश करती हूँ। ACZ कह रहे हैं नमस्ते आरफा जी, नमस्ते आपको भी। समी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम द राइट बट कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ लेडीज शुड नॉट बी टॉलरेटेड। आई एम अगेंस्ट द बुलीज हु अटैक योर कैरेक्टर लाइक यू ऑल्सो स्टूड फॉर कंगना एंड स्मृति जी। शुक्रिया बहुत बहुत इतनी समझ के लिए और आपके इतने एक सॉफ्ट हार्ट अप्रोच के लिए। मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शायद यही तो हम एक भारतीय होने के नाते, एक ह्यूमैनिटेरियन होने के नाते, एक ऐसे इंसान होने के नाते जो ये समझता है कि दुनिया में तमाम तरह की विचारधाराएं हो सकती हैं, बट वी कैन ऑलवेज अग्री टू डिसअग्री। आई मे डिसअग्री विद यू, यू मे डिसअग्री विद मी, बट आई एम नेवर गोइंग टू कॉल यू नेम्स। मैं कभी आपको बुरा इंसान सिर्फ इसलिए नहीं मानूंगी। मैं सिर्फ दो कारण होते हैं जब मैं वाकई भिड़ सकती हूँ या किसी को मैं बुरा समझती हूँ या उस आइडियोलॉजी को मैं समझती हूँ कि उसको कोई, इट डजंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। दो वजह होती हैं सिर्फ। एक, अगर कोई आइडियोलॉजी
डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है, भेदभाव को या हिंसा को प्रमोट करती है। सिर्फ ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जब मैं समझती हूँ मेरे लिए रेड लाइन है, वो डील ब्रेकर है। जैसे अगर आप कहने लगे मुझे कि स्लेवरी बड़ी अच्छी चीज़ है, तब मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं। पेट्रियार्की अगर आप कहें कि बड़ी अच्छी चीज़ है, या समाज में आप कहें जातिवाद बड़ी अच्छी चीज़ है, तब मैं आपसे किसी भी तरीके से आई विल नॉट अग्री टू डिसअग्री विद यू। मैं कंप्लीट मेरा डिसअग्रीमेंट होगा और वो आपसे मेरी डील ब्रेक हो जाएगी। रजत दीप राणा कह रहे हैं फॉलो आरजू काजमी फॉर मोर इन्फो। पाकिस्तानियों से पूछिए आप ज़रा कि क्या ख्याल है उनका इन साहिबा के बारे में। मैंने भी इनको सुना है, मैंने सुना है कि मेरी पत्रकारिता का काउंटर करने की कोशिश करती हैं पाकिस्तान से आके। भारत में सोचे लोग काफ़ी नहीं हैं, पाकिस्तान से आके कर रहे हैं। अमरपाल सिंह कह रहे हैं यू आर अ गुड जर्नलिस्ट। थैंक यू अमरपाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अर्जुन राजपूत जी कह रहे हैं मैंने दोनों तरह की मीडिया को सुनना बंद कर दिया, एक गोदी मीडिया दूसरा विरोधी मीडिया, दोनों ही सच नहीं कहते। दिल तोड़ रहे हैं अर्जुन जी आपका। दिन रात हम मेहनत करते हैं, मैं किसी और के बारे में नहीं कहना चाहती, आई विल ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। दिन रात मेहनत करती हूँ कि आम जनता तक, आम लोगों तक खबर पहुँच सके, सच्ची खबर पहुँच सके। और मैं आपसे यहाँ पर एक बहुत ही तार्किक एक बात कहना चाहती हूँ। आप ये बताइए कि अगर किसी इंसान का ज़मीर बिका हुआ है, किसी पत्रकार का, तो वो ज़मीर तो अपना ज़्यादा दाम में बेचेगा ना। वो क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में बैठी हुई है, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या और कोई ऐसी पार्टी जिनके सत्ता में आने की अभी बहुत दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, आखिर अगर आपको अपना ज़मीर ही बेचना है, ईमान ही बेचना है, अपनी पत्रकारिता ही बेचनी है, तो आप तो बेचेंगे उसे जिसमें जो ज़्यादा दाम में खरीद पाएगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आता जब ये लोग कहते हैं कि प्रो कांग्रेस हैं। ऐसे लोग तो हैं आजकल यूट्यूब पे जिनको मैं देख रही हूँ कि आपको गलत सलत अंट शंट खबरें दिखाकर ज़्यादा टीआरपी बटोरने की कोशिश करते हैं, आपको एक तरह से मैं कहूँगी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग तो हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम आपको मिलेंगे जो अगर अपना ज़मीर बेचने का तय करते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी को अपना ज़मीर, अपना ईमान, अपनी पत्रकारिता बेच रही हूँ, तो अच्छा तो ये है कि अगर मैं बिकाऊ हूँ तो अच्छा ये है कि मैं बीजेपी को बेच दूँ, वो तो ज़्यादा दाम लगेंगे इस बात का। तो मैं सिर्फ आपको इस आर्ग्यूमेंट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आप दिल तोड़ने वाली बात कह रहे हैं कि अगर मुझे बेचना ही होगा अपना ज़मीर और ईमान और अपनी इंटेग्रिटी, एकाग्रता, तो मैं पूरे तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है 11 साल से और लगता है अभी कई साल और रहेगी, उसको बेचना ज़्यादा फायदेमंद है। और मैं भी आपकी तरह उन लोगों से बिल्कुल असहमत हूँ जो लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और एक तरह की अनशन पत्रकारिता करके कभी सरकार को गिरा देते हैं, कभी कह देते हैं कि मोदी सरकार गिर गई है, कभी ये हो गया है, कभी एक ख़ास तरह का उन्होंने एक ऑडियंस तैयार किया है जिसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज को वो आगे बढ़ाते हैं और कोई भी उनकी खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं होती। ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है कि यूट्यूब के स्पेस को भी पूरे तरीके से पोल्यूट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आपकी ये जो भावना, ये शब्द आ रहे हैं, ये उसी से निकल कर आ रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं नहीं देखता दोनों तरह का मीडिया। मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी बात। थैंक यू वेरी मच इकबाल जी फॉर अपग्रेडिंग। शाश्वत कुमार कह रहे हैं अर्नव चेंज हो गया है क्या? मैंने तो अभी इस पर बहुत बहस भी की। आप मुझे बताइए, अर्नव चेंज नहीं हुए हैं, ये टेम्प्रेरी चेंज है मेरी नज़र में। मैं तो चाहूँगी कि वो पूरे तरीके से परमानेंटली बदल जाए, लेकिन टेम्प्रेरी बदले हैं, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है उनकी पत्रकारिता देखकर। जो भी कुछ बची कुची उनके अंदर, यानी पत्रकारिता कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उनके अंदर पत्रकारिता का कीड़ा मरा नहीं था। ये सिर्फ एक सेलेक्टिवली उन्होंने अपना एक ऐसा चेहरा बनाया, यानी सोचिए एक अच्छा पत्रकार। और आपको पता है अर्नब गोस्वामी और मैं, हम लोग साथ साथ एनडीटीवी में काम कर चुके हैं और वो ऐसे नहीं थे, अच्छे पत्रकार हुआ करते थे जब एनडीटीवी में होते थे। मैंने उनकी पत्रकारिता के बहुत बेहतरीन दिन भी देखे हैं। तो मैं तो बहुत हैरान थी जब उन्होंने इस तरह से पूरा अपना दीन ईमान सब कुछ बदल दिया, अपना पूरा तरीके से मैं कहूँगी राजनीतिक धर्म परिवर्तन एक तरह से कर दिया। और अगर अब उनकी घर वापसी हो रही है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जितने दिन भी उनकी पत्रकारिता बची रहेगी मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ना भूलिए कि ये व्यक्ति कितना, इस व्यक्ति ने क्रिमिनल जर्नलिज्म किया है। बल्कि उसको पत्रकारिता कहना, पत्रकारिता का भी मैं कहूँगी पूरे तरीके से ये अपमान है। किस तरह से इस व्यक्ति ने बाकायदा प्रो गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला कर कितना प्रोपेगेंडा फैलाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन भारत के इतिहास में, भारत के भविष्य में ऐसा ज़रूर आएगा
और हो सकता है, उम्मीद है, मैं विश्वास करना चाहती हूँ, मैं और आप वो दिन देखने के लिए जिंदा रहेंगे जब जो अपराध हैं इन सो कॉल्ड पत्रकारों के, इन अपराधों की जांच होगी, एक अदालत बैठेगी। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ जिसको न्यूरमबर्ग ट्रायल कहा जाता है, जर्मनी में जो जेनोसाइड हुआ था उसके बाद एक पूरा ट्रायल हुआ था उन लोगों का, अपराधियों का, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था उस नरसंहार में। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भारत के इतिहास की ये जब लिखा जाएगा इस दौर का, तो पूरे तरीके से तब भी उस बारे में ज़रूर चर्चा होगी। TSUBIN आ गए हैं। Hey Arfa, firstly happy new year from New York. Thank you very much. Happy new year to you as well. I sincerely hope you don't stop working with one second, what am I doing? You don't stop working for The Wire. I'm a member of that channel, Ravish Kumar and Anil. Excellent. Thank you very much. No, I assure you, my heart still lies with The Wire. The Wire was the first newsroom and news platform where I truly found my first home. एक किताब भी मैं लिख रही हूँ, 1 साल से ज़्यादा से लिख रही हूँ। उस किताब में आप एक मेरी पर्सनल जर्नी की कहानियाँ आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक छोटे कस्बे की एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होने के नाते किस तरह के मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ा था। पहली बार मुझे वायर में आके लगा कि मुझे मेरा घर मिल गया है। वायर के एडिटर्स, वायर की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडिंग एडिटर्स के अलावा फाउंडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं, पूरी तरीके से मैं उनसे एग्री करती हूँ और मैं वायर का साथ नहीं छोड़ूंगी और यही उम्मीद करती हूँ कि वायर भी मेरा साथ ना छोड़े और वायर के दर्शक भी मेरा साथ ना छोड़ें। आयुष अग्रवाल कह रहे हैं, विल यू आस्क टफ क्वेश्चंस टू ज़ुहरान ममदानी व्हेन यू आर न्यू यॉर्क? थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट वर्क, यू आर अ हीरो अमंग्स द रियल जर्नलिस्ट लेफ्ट। बिल्कुल आयुष जी, यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस टू मी एंड let me be honest with you, I did not know I was going to say this, but I was in New York just about a month ago and I did try my best to get an appointment with him. I did not manage to get an appointment. I'm sure there are zillions of people who are wanting to meet Zohran. I knew him before he became the mayor, but after he became the mayor, perhaps my message did not go across to him. So I'm hoping whenever I am there in New York next, I would try and get an interview with him again. और मैं ज़रूर तमाम टफ क्वेश्चंस जो भी मुझे पूछने हैं, कई तो मेरे जहन में है, बाकी आप मुझे भेजिए एंड आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू आस्क हिम ऑल द टफ क्वेश्चंस। और आपको एक ज़रा सा एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे मैं डिसएग्री करती हूँ, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन राहुल गांधी विच आई फील are closest to the leader that we deserve in today's India. I'm not a fan. I can never be a fan. ये तो मेरी प्रॉब्लम है। मेरा I have such a skeptical mind and हर चीज़ में मैं पत्रकार होने के नाते शक करती हूँ, तो मैं कभी किसी की फ़ैन तो नहीं हो सकती, लेकिन क्लोजेस्ट जो आ सकता है भारत में to being a good politician is Rahul Gandhi. I would urge you to look up, search for my interview with Rahul Gandhi. 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने मुझे सिर्फ 10 मिनट का इंटरव्यू दिया था। I urge you to watch that interview and I hope you will never doubt my intentions and you would never doubt my journalism after you've watched this interview with Rahul Gandhi. Varghese Ibrahim कह रहे हैं कि thank you Arfa ji for raising voice against violence against C+A, genuine question not meant to embarrass you. Why people from M+ community not integrate and don't think rationally about religion? 99% of them. Varghese ji, I do not agree with you that these are 99% of them. Yes, there is a fundamentalist streak in the Muslim community, as there would be, let's say, in the Hindu community or in the Christian community. There may be more conservative people amongst Muslims than perhaps in other communities, but one of the reasons is also because most of the Muslims are poor and less educated than their non-Muslim counterparts. जितने भी मुसलमान उनको मौका मिला है पढ़ने लिखने का और जिनको मौका मिला है एक लिबरल दुनिया के एक्सपोजर का, वो दे डू बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम। मेरी जो परवरिश हुई थी, आई वॉज रेज्ड एज अ रिलीजियस मुस्लिम, बट when I grew up and turned into an adult, when I took charge of my life, I was not such a religious person. My parents are more religious than I would ever be. I'm more of a cultural or a social Muslim than a religious Muslim.
सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। सोशो इकोनॉमिक जो हालात हैं वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये भी होता है एक कि व्हेन यू लिव लाइक अ माइनॉरिटी, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मैनी ऑफ माय काउंटर पार्ट्स इन पाकिस्तान, मुस्लिम काउंटर पार्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं। वुड यू बिलीव that majority of them are more liberal than Muslims who live in India? क्योंकि जब आप एक majority की तरह जी रहे होते हैं तो you do not have the kind of social insecurities that you have when you live like a minority, because you hold on to that identity. आपकी वो पहचान आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगी कि आपकी जो रिलीजियस पहचान है वो it becomes the center of you. तो ये भी एक वजह है मुझे लगता है। और दूसरे लोगों के सवाल लेती हूँ। उम्मीद है कि आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। इसके अलावा वर्गीज़ जी के बाद में और लोगों के सवालों का जवाब मैं देना चाहती हूँ। और अब आखिरी कुछ मिनट मेरे पास बाकी हैं, 1 घंटा गुजर गया, पता नहीं चला आप लोगों से बात करते करते। विजय कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं मोदी राज में जब से पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तब से पूरे विश्व में पाकिस्तान का दबदबा कायम है। हर तरफ से पाकिस्तान की धूम मची हुई है दुनिया भर में और हम हार का मातम मना रहे हैं। मुझे नहीं पता विजय कुमार श्रीवास्तव जी कि ऐसा कोई हमारे पास सर्वे आया है, ऐसा कोई फैसला हो गया है कि कौन किसने किसे हराया। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझती हूँ कि जो एक इंटरनेशनली जो एक ग्लोबल नैरेटिव बनाया जाता है उसमें ज़रूर उस नैरेटिव को स्थापित करने में पाकिस्तान कामयाब रहा है कि उसको बहुत बेहतरी हासिल हुई है इस पूरी जंग में। और साथ साथ हम तमाम तरह के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अलग अलग देशों में भेजने के बाद भी हम वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। बड़ी तकलीफ़ की बात है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन नैरेटिव जो वॉर ऑफ नैरेटिव है उसमें ज़रूर ये हमारा पड़ोसी देश जो है ये जीतता हुआ नज़र आ रहा है। सत्यम भार्गव जी आ गए हैं यहाँ पर ट्रोलिंग करने के लिए। कह रहे हैं खानम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भारत बहुत इंटॉलरेंट है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो यमन में और सीरिया में चलते हैं। बिल्कुल नहीं जाएंगे हम यमन जी, नहीं हम सीरिया जाएंगे, नहीं हम जाऊँगा पाकिस्तान, हम तो यहीं रहेंगे भारत में। और भारत में रहकर अपने देश को हम बेहतर बनाएंगे। आपके जैसे लोगों को उनकी जो कुंठित विचारधारा है उसको हम चैलेंज करेंगे और यहीं रहेंगे, अपने समाज को, अपने सरकार को, अपने देश को हम बेहतर बनाएंगे। और आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मेरे देश प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण मेरी पत्रकारिता है। इट इज़ माई जर्नलिज्म इज़ माई लव लेटर टू माई कंट्री। बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे। आखिरी कुछ मिनट मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ गए हैं दर्जनों की तादाद में। अशफाक अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, MIM पार्टी के बारे में क्या ख्याल है, अच्छी पार्टी है या अच्छी नहीं है? मुझे लगता है MIM की राजनीति पर अगर आप सब अग्री करें तो मैं एक अलग से लाइव करने को तैयार हूँ। आपके सवाल लूँगी और अपने जवाब भी दूंगी, और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। नेक्स्ट डिबेट है धर्म बड़ा है संविधान, कोई सेक्युलर है हिम्मत है? बिल्कुल नहीं, धर्म बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। संविधान इसलिए बड़ा है क्योंकि वही संविधान हम सबको अपना धर्म मानने की, उसको प्रैक्टिस करने की, उसको प्रोपिगेट करने की इजाज़त देता है। अगर संविधान नहीं होगा तो सारे धार्मिक लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे और ख़त्मा हो जाएगा। संविधान सबसे ऊपर है, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है, धर्म का भी अधिकार देता है, धर्म को मानने का भी अधिकार देता है। तो ये जो संविधान है यही सबसे प्यारा है, यही सबसे ऊपर है, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी। नाचो कह रहे हैं कि मैंने उनका सवाल नहीं लिया। आप मुझे फिर से अपना सवाल भेजिए। मैंने आपका सवाल नहीं देखा। नाटो जी फिर से आप सवाल मुझे भेजिए। नेचर लवर मुझे झूठी कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आज के दिन आपकी माफ़ी। इसके बाद है शेख अब्दुल हासिल आज़मी हसीबा आज़मी। नाटो जी फिर से सवाल भेज दीजिए, मेरा ये ख़त्म होने वाला है लाइव। India needs journalists like you. I appreciate your work and especially your visit to Kashmir post Pahalgam attack. Ma'am, your views on Kashmir and how BJP government is handling it. ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं आपकी बात से किस तरह से, मुझे लगता है कि पूरा नया डिस्कशन इस बात पे करना पड़ेगा। मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया है और भी काम है, नए साल का आखिरी दिन है।
मैं भी अपनी शाम अच्छे से मनाना चाहती हूँ, कुछ परिवार दोस्तों के साथ बैठना चाहती हूँ, लेकिन ज़रूर आपको इस बात का जवाब दे देती हूँ। मुझे लगता है कि कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद ज़्यादा खुशहाल नहीं हुआ है, ज़्यादा सुरक्षित नहीं हुआ है, पहले से ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ है। मैं इस बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करूंगी किस दिन, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 370 हटाने के बाद जितने दावे किए गए थे नरेंद्र मोदी सरकार के ज़रिए, गृह मंत्री अमित शाह के ज़रिए, वो अपने लगभग तमाम दावों में नाकाम रहे हैं। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश मैं करना चाहूँगी कि इस लाइव के ख़त्म होने के बाद भी आप में से जितने लोग अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, कर सकते हैं, अगर आपके पास संसाधन हैं, तो ज़रूर इस चैनल का हिस्सा बनिए। आप मेंबरशिप लीजिए इस चैनल की, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनेंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपका नया साल बहुत खुशियों भरा हो, बहुत सुकून भरा हो, और आपको बहुत दौलत मिले। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिले, जिन जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हों, और उस सबसे भी ज़्यादा एक छोटी सी एक दुआ, एक तमन्ना, एक प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ, एक छोटी सी प्रेयर अपने देश के लिए, कि हमारा देश पहले से ज़्यादा बेहतर बने, ज़्यादा टॉलरेंट बने, ज़्यादा उदारवादी बने। हम एक ऐसे भारतीय जो हमेशा हम हुआ करते थे, वासुदेव कुटुंबकम वाले, जो कहते थे कि पूरी दुनिया जो है वो हमारा कुटुंब है, वो हमारी फैमिली है, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली। उस पे हम वापस लौटें, और हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर उदाहरण पूरी दुनिया के बन पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, तहे दिल से, कि आप इस लाइव में मेरे साथ जुड़े। और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए प्लान किए हुए हैं। बहुत सारे बेहतरीन लोगों को आपके लिए मैं लाना चाहती हूँ, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप ये भी कहते जाइए कि किन किन लोगों को आप देखना चाहते हैं पॉडकास्ट में। आखिर में आप ये भी मुझे बताइए ज़रूर। और जो सवाल 2 मैंने ओरिजिनल इस लाइव में पूछे थे, उन सवालों के जवाब आप कॉमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उन सबको पढूँ और अमल में लाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।